कहानी की शुरुआत होती है बेंजामिन से, जो एक हैकर है। दृश्य में वह पूछताछ कक्ष में बैठा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे पुलिस ने पकड़ा नहीं, बल्कि वह खुद ही यूरोपोल के दफ्तर जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। बेंजामिन दावा करता है कि उसके पास खतरनाक हैकर समूह फ्रेंड्स और रशियन साइबर माफिया तक पहुंचने का तरीका है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वह केवल और केवल साइबर अपराध विभाग की विशेषज्ञ हन्ना से ही बात करेगा। जब हन्ना आती है तो बिना समय गंवाए पूछती है, तुमने खुद को क्यों आत्मसमर्पण किया और मुझे ही क्यों चुना? तभी बेंजामिन अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करता है। वह बताता है कि बचपन से ही वह अकेला बच्चा था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसका सपना था कि काश उसके पास कोई अलौकिक शक्ति हो जिससे वह नायक बन सके। लेकिन हकीकत इसके उलट थी। उसके पिता उसे जन्म से पहले ही छोड़ गए थे और उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। दादी के पास उसके पिता की याद में केवल द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ खाली गोलियों के खोल बचे थे। बेंजामिन की बातें सुनकर हन्ना कहती है, मुझे यह भावनात्मक कहानी नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। बेंजामिन हल्की मुस्कान के साथ एक छोटा सा जादू दिखाता है और कहता है, हैकर भी जादूगरों की तरह होते हैं, जो धोखे और भ्रम पर काम करते हैं। फिर वह बताता है कि 14 वर्ष की उम्र में उसने प्रोग्रामिंग सीखी और जल्दी ही समझ गया कि उसकी असली योग्यता चीजें बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ने में है। धीरे धीरे हैकिंग ही बेंजामिन की सुपर पावर बन जाती है। इंटरनेट की अंधेरी दुनिया को वह एक मेट्रो ट्रेन की तरह देखता है, जिसमें नकाब पहने अनगिनत लोग बैठे होते हैं। इसी वर्चुअल दुनिया में बेंजामिन की पहचान बनती है, हु एम आई। लेकिन एक नाम ऐसा है जो सबके ऊपर है, और वो है मिस्टर एक्स। वह एक किंवदंती है, सबसे बड़ा हैकर। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी एक गाइड, जिसमें बताया गया था कि बिना नुस्खे के रिटलिन नामक दवा कैसे खरीदी जा सकती है। साथ ही उसने हैकर दुनिया के 3 सुनहरे नियम बताए। पहला, कोई भी सिस्टम कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। दूसरा, हमेशा असंभव को ही निशाना बनाओ। और तीसरा, सबसे जरूरी, हर काम में मजा लो, चाहे ऑनलाइन हो या असली जिंदगी में। लेकिन यही तीसरा नियम बेंजामिन के लिए सबसे मुश्किल था। असली जिंदगी में वह हमेशा अकेला और शर्मीला रहा। सालों से उसे अपनी सहपाठी मारी पर दिल आया हुआ था, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर एक दिन किस्मत ने मौका दिया। विश्वविद्यालय में अचानक उसकी टक्कर मारी से हो गई। इस बार बेंजामिन ने ठान लिया कि वह उसे प्रभावित करके रहेगा। उसने योजना बनाई कि सिस्टम में घुसकर परीक्षा के उत्तर चुरा लेगा, ताकि मारी उस पर ध्यान दे। चुराई हुई चाबियों की मदद से वह सर्वर कक्ष में घुस भी जाता है। सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। यह उसका पहला अपराध था, इसलिए अदालत ने उसे जेल नहीं भेजा, बल्कि समाज सेवा की सजा दी। अब बेंजामिन कंप्यूटर सिस्टम हैक करने की जगह सड़कों पर कचरा उठाने को मजबूर था। गुस्से और निराशा में उसने रिटलिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली जिंदगी में रिसाइकल बिन खाली करना कैसा लगता है। इसी दौरान धूम्रपान के लिए निकले ब्रेक में उसकी मुलाकात होती है मैक्स से। मैक्स की आत्मविश्वास भरी शख्सियत और उसका बेपरवाह अंदाज बेंजामिन को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। मैक्स सीधे सीधे बेंजामिन से कहता है, जिंदगी नाइंसाफ नहीं है, असली बात यह है कि तुम बस एक हारे हुए हो। यह सुनकर चौंकाने वाली बात होती है कि बेंजामिन खुलकर मान लेता है कि उसने विश्वविद्यालय का सर्वर हैक किया था। मैक्स के तेज और सीधे सवालों से साफ हो जाता है कि उसे इस दुनिया की पूरी समझ है। दोनों के बीच अचानक ही आपसी सम्मान पैदा होता है, और देखते ही देखते मैक्स उसे एक पागलपन भरी पार्टी में आने का न्योता दे देता है। बेंजामिन तय करता है कि हैकिंग के तीसरे नियम, जिंदगी और इंटरनेट दोनों में मजा लो, को मानते हुए वह इस पार्टी में जाएगा। पार्टी का माहौल बेकाबू था। नशे में धुत छात्र, तेज चमकती बत्तियां और धुएं से भरी हवा। लेकिन यह बेंजामिन की दुनिया नहीं थी। उसे यहाँ अजनबी सा लग रहा था। तभी मैक्स उसे ऊपर ले जाकर अपने 2 और साथी हैकरों से मिलवाता है, स्टेफन, जो एक प्रोग्रामर है, और पॉल, जो इंजीनियर है। तीनों पहले से ही एक टीम थे, पर उनके पास एक कोडिंग विशेषज्ञ की कमी थी। यही जगह बेंजामिन की थी। अपनी क्षमता साबित करने के लिए बेंजामिन शहर की बिजली व्यवस्था में घुसपैठ कर पूरे जिले की बत्तियां बंद कर देता है। अचानक पार्टी अंधेरे में डूब जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस जब पार्टी तोड़ने आती है तो पूरा ग्रुप भाग निकलता है, और तभी पता चलता है कि यह घर तो मैक्स का था ही नहीं। इस हंगामे के बीच बेंजामिन की नजर अचानक मारी पर पड़ती है। वह उसे पहचान लेती है, वही पुराना सहपाठी। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक दिखती है, मगर कुछ और होने से पहले ही सब इधर उधर भाग जाते हैं और बेंजामिन फिर अकेला रह जाता है। अगली बार जब बेंजामिन और मैक्स मिलते हैं
तो मैक्स उसे हैकिंग का एक और पहलू दिखाता है, लोगों को प्रभावित करने का हुनर। वह एक कैफे में आता है, कचरे में पड़े पुराने रसीद का एक टुकड़ा उठाता है और पूरी चतुराई से एक छोटी सी शिकायत करके 2 मुफ्त डोनट्स ले आता है। वह फुर्ती से उन डोनट्स को बाहर खड़े एक बेघर आदमी को दे देता है। यह खेल खाने का नहीं था, बल्कि यह साबित करने का था कि लोग कितने आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, बस सही तरीका चाहिए होता है। फिर टोली अपना अगला मिशन शुरू करती है। वे एक वैन चुराकर सीधे एक न्यू नाजी सभा की ओर चल पड़ते हैं। स्टेफन और बेंजामिन ही अंदर जाने वाले होते हैं। कोई और इस जोखिम भरे काम के लिए सामने नहीं आता। एक नकली निमंत्रण और जबरदस्त आत्मविश्वास लेकर वे धोखे से आयोजन में घुस जाते हैं। बेंजामिन मंच पर रखे लैपटॉप तक चुपके से पहुंचता है और स्टेफन ऊपर चढ़कर एक छोटा प्रोजेक्टर ठीक कर देता है। बाकी साथी वैन में इंतजार करते हैं। फिर योजना शुरू होती है। बड़े पर्दे पर हिटलर का मजाक उड़ाती हुई एक व्यंग्यात्मक वीडियो चलती है। सभा में हंगामा मच जाता है। नियो नाजी सदस्यों में गुस्से की लहर दौड़ जाती है और वे अपराधी तलाशने लगते हैं। जैसे ही वे वैन को तबाह करने के लिए भागते हैं, हैकर्स पहले ही दूर निकल चुके होते हैं। उनकी यह पहली टीम मुठभेड़ सफल रही। वापस पूछताछ कक्ष में हन्ना बेंजामिन की कहानी पर संदेह करती है। बेंजामिन करीब झुककर मुस्कुराता है और बिना घबराए हन्ना की बीमा संख्या, निजी इतिहास और कुछ संवेदनशील चिकित्सा विवरण भी बता देता है। वह केवल बात नहीं कर रहा होता, वह दिखा रहा होता है कि उसके पास कितनी गहरी जानकारी है। बेंजामिन यह साबित करता है कि उसने हन्ना के बारे में जो भी जानकारी बताई थी, वह सब उसने उसके अपने कंप्यूटर से हासिल की थी। इसी बीच बेंजामिन का घर क्ले का अड्डा बन जाता है। पहली सफलता के जोश में यह टोली अपने लिए एक नाम चुनती है, क्ले, जिसका पूरा रूप है क्लाउन्स लाफिंग एट यू, यानी जोकर तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। उनका नारा साफ था, हैकिंग का मकसद न पैसा है न ताकत, असली मकसद है अफरा तफरी मचाना, मजा लेना और यह साबित करना कि कोई भी व्यवस्था सचमुच सुरक्षित नहीं है। अपना अगला कर्तव्य वे एक ऊंची छत पर दिखाते हैं। वे वित्तीय संचार नेटवर्क में घुसपैठ कर स्टॉक मार्केट की प्रणाली हैक कर देते हैं और मजाक के तौर पर स्क्रीन पर शेयर चार्ट की जगह एक अश्लील हाथ का चिन्ह उभर आता है। यह लापरवाह, बेवकूफी भरा और बेकार सा काम लगता है, लेकिन असरदार था। हर नए हैक के साथ उनकी हिम्मत और बढ़ती जाती है। वे एक एक कर कंपनियों की सुरक्षा तोड़ते हैं और हरकतों के वीडियो इंटरनेट पर डालते हैं। जल्द ही उनका जोकर वाला मुखौटा चारों तरफ मशहूर हो जाता है। अखबार और समाचार चैनल उन पर रिपोर्ट करने लगते हैं और इंटरनेट की दुनिया में वे लोकप्रिय हो जाते हैं। क्ले अब एक सनसनी बन चुका था, लेकिन यह सब भी मैक्स के लिए काफी नहीं था। उसे इंटरनेट पर मजाक का पात्र बनना नहीं था, उसे असली सम्मान चाहिए था। वह चाहता था कि दिग्गज हैकर मिस्टर एक्स उन्हें नोटिस करे, मगर मिस्टर एक्स को उनके अस्तित्व तक का पता नहीं था। उधर एजेंट हन्ना अपनी जांच में गहराई तक जा चुकी थी। वह एक बैंक हैक के सुराग ढूंढ रही थी और शक एक समूह पर था जिसका नाम था फ्रेंड्स। कहा जाता था कि इनका रिश्ता रशियन साइबर माफिया से है, वही संगठन जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में हेरा फेरी करने वाला था। फिर अचानक हालात बदलते हैं। मिस्टर एक्स खुद क्ले से संपर्क करता है। वह उन्हें यूरोपोल की एक गुप्त रिपोर्ट भेजता है, वही जांच जो हन्ना कर रही थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि क्ले बस नादान मजाक करने वाले हैं, कोई असली खतरा नहीं, और मजाक उड़ाने के लिए मिस्टर एक्स उन्हें खिलौने भेज देता है। मिस्टर एक्स ने टिप्पणी की क्ले सिर्फ बचपने का खेल है, मैक्स के लिए एक थप्पड़ जैसा होता है। अपमान से बौखलाकर वह और अपनी टोली अपना सबसे बड़ा कर्तव्य करने का निर्णय लेती है। एक ऐसा असंभव हैक जो क्ले को डार्कनेट की सिर शीर्ष सूची में ला दे। उनका निशाना है खुफिया एजेंसी का सर्वर। ये कोई मजाक नहीं है। क्ले एक कागजी कार्यप्रणाली केंद्र में घुसपैठ करते हैं और अंदर कुछ भी खोजते हैं जिससे उन्हें एजेंसी के अंदर जाने का रास्ता मिल सके। उन्हें एक साधारण अभिवादन कार्ड मिलता है जो पूरे सफाई कर्मचारी दल ने साइन किया हुआ था। यही उनके लिए परफेक्ट नक्शा बन जाता है। इसके आधार पर वे एक धोखाधड़ी भरा ईमेल तैयार करते हैं। सफाई कर्मचारियों के प्रबंधक अनजाने में उस खतरनाक लिंक पर क्लिक कर देता है और क्ले को सिस्टम तक पहुंच मिल जाती है। नकली पहचान पत्र, कपड़ों के बहाने और थोड़ी सी लोगों को बहकाने की कला के बाद टोली एजेंसी के मुख्य द्वार से अंदर चली आती है, सफाई कर्मचारियों का ढोंग करते हुए। यह अब तक का सबसे परिपक्व और सूझबूझ से किया गया हैक था। हर कदम बिल्कुल योजनाबद्ध था। लेकिन जब बेंजामिन एजेंसी के सर्वर से जुड़ता है तो वह थोड़ी देर रुकता है। एक पल में वह अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर केवल मजाक छोड़ने की बजाय गुप्त सूचनाएं डाउनलोड कर लेता है। यह योजना में नहीं था, यह कदम हद से परे था।
कई घंटे बाद क्ले जश्न मना रहा होता है किसी रात्रि क्लब में। वहीं बेंजामिन फिर मारी से टकरा जाता है, पर यह मुलाकात डरावनी बन जाती है जब वह मारी को मैक्स के साथ चुंबन भरे पलों में पाता है। धोखा और अपमान से भरा हुआ बेंजामिन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। क्रोध और चोट से प्रेरित होकर वह एक अकल्पनीय कदम उठाता है। वह मिस्टर एक्स से संपर्क करता है और खुद चुराई हुई खुफिया सूचनाएं उसे सौंप देता है। एक ही पल में बेंजामिन वह शख्स बन जाता है जिसे मिस्टर एक्स स्वीकार करता है। यूरोपोल के दफ्तर में हन्ना को एक तात्कालिक रिपोर्ट मिलती है। खुफिया एजेंसी का सर्वर भेदित कर दिया गया है और हमले के साथ अब एक नया नाम जुड़ गया है, क्ले। हन्ना जिस क्ले टोली को कभी मासूम मजाकिया मानती थी, अब उन्हीं पर शक गहराने लगा। वह एक हैकर की लाश की जांच करती है जो फ्रेंड्स गिरोह से जुड़ा था और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शक सीधा रूसी साइबर माफिया पर जाता है। अगली सुबह बेंजामिन के घर में उसकी टोली गुस्से से तूफान की तरह घुसती है। बहस इतनी भड़कती है कि हाथापाई तक पहुंच जाती है। इसी बीच पॉल टीवी पर खबर देखता है। मरा हुआ हैकर असल में पुलिस का मुखबिर था, यानी फ्रेंड्स गिरोह के बीच एक छुपा हुआ जाल। और सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब मीडिया रिपोर्ट करती है कि चोरी हुई गुप्त सूचनाओं के पीछे क्ले का हाथ है। अब टोली बेंजामिन के खिलाफ खड़ी हो जाती है, क्योंकि असल योजना तो बस एक मजाक या संदेश छोड़ने की थी, चोरी करने की नहीं। लेकिन बेंजामिन कबूल कर लेता है कि उसने ही फाइलें मिस्टर एक्स को भेजी थीं। सबको झटका लगता है। अब साफ है कि मिस्टर एक्स वही आखिरी बचा हुआ फ्रेंड्स का सदस्य है और उसी ने पुलिस वाले मुखबिर को खत्म कर दिया। कोई और रास्ता न देखकर क्ले एक साहसी फैसला करता है। वे मिस्टर एक्स को ढूंढकर खुद पुलिस के हवाले करेंगे। अगर वे कामयाब रहे तो शायद अपनी इज्जत बचा लें। वे सब एक सार्वजनिक पुस्तकालय से सिस्टम में लॉग इन करते हैं। हन्ना और उसकी एजेंट टीम उनकी हर हरकत पर नजर रख रही होती है। तभी मिस्टर एक्स बेंजामिन को निजी चैट का न्योता भेजता है और एक रहस्यमयी फाइल भेजता है। जैसे ही बेंजामिन उसे डाउनलोड करता है, पुलिस अचानक छापा मार देती है। हैकर इधर उधर भाग जाते हैं। बेंजामिन किसी तरह फ्लैश ड्राइव उठा लेता है और भाग निकलता है। किताबों की अलमारियों के बीच हन्ना को एक जोकर का मुखौटा लगाए शख्स दिखता है। वह पीछा करती है, लेकिन वह शख्स मेज के नीचे सरक कर ऐसे बच निकलता है मानो कोई शरारती बच्चा हो। यह नाकाम अभियान हन्ना के लिए भारी पड़ता है। उसे केस से हटा दिया जाता है। दूसरी तरफ पूछताछ में बेंजामिन सच उगल देता है। मिस्टर एक्स का असली इरादा था यूरोपोल के सर्वर में एक ट्रोजन घुसाना, लेकिन क्ले की टोली की अपनी ही योजना थी, सर्वर को उसी फाइल से संक्रमित करके असली खेल पलट देना। अब बेंजामिन और उसकी टोली का अगला कदम था यूरोपोल तक पहुंचना, ताकि अपने सारे निशान मिटा सकें। सबसे पहले वे बेंजामिन का घर जला देते हैं और फिर सीधे यूरोपोल मुख्यालय की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अंदर घुसना इतना आसान नहीं था। हर योजना ध्वस्त हो जाती है। तभी किस्मत से बेंजामिन को एक विजिटर पास मिल जाता है। वह खोए हुए बटुए वाले बेवकूफ मेहमान का नाटक करता है और अंदर पहुंच जाता है। वहां वह गुप्त तरीके से एक सिग्नल प्लांट कर देता है। योजना कामयाब होती है। उन्हें यूरोपोल सर्वर तक पहुंच मिल जाती है और वे कनेक्शन मिस्टर एक्स को पास कर देते हैं। लेकिन खेल पलट जाता है। मिस्टर एक्स असल जाल को पहचान लेता है और उन्हें मात दे देता है। पकड़ में आने की बजाय वह बाजी पलटकर बेंजामिन की असली पहचान, पता और तस्वीर इंटरनेट पर उजागर कर देता है। अब भाड़े के हत्यारे उसका पीछा करने लगते हैं। बेंजामिन बड़ी मुश्किल से बच निकलता है, लेकिन होटल लौट कर देखता है कि उसके साथी मारे जा चुके हैं। पूछताछ में बेंजामिन मेज पर 3 गोली के खोखे रखता है। 3 गोलियां, 3 दोस्त, और वह हन्ना को सौदा पेश करता है। गवाह सुरक्षा कार्यक्रम के बदले क्ले और मिस्टर एक्स की जानकारी। उधर अंधेरे इंटरनेट की दुनिया में अफवाहें फैल जाती हैं। मिस्टर एक्स ने खुद अपने साथियों को धोखा देकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब उलझन में पड़ा मिस्टर एक्स गुमनाम फोरमों में भटकता है कि यह सब हुआ कैसे। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने दूसरा मिस्टर एक्स आ जाता है। किसी ने उसकी पहचान चुरा ली थी। नकली मिस्टर एक्स मुखौटा हटाता है और सामने आता है बेंजामिन। उसने अपने आदर्श को ही मात दे दी थी। दुनिया को दिखा दिया कि मिस्टर एक्स दरअसल कोई रहस्यमयी दानव नहीं, बल्कि एक साधारण दुबला पतला लड़का है जिसने हाई स्कूल तक पूरा नहीं किया। कुछ ही पलों में एफबीआई धावा बोलकर असली मिस्टर एक्स को गिरफ्तार कर लेती है। हन्ना बेंजामिन को बताती है कि अब उसे नया नाम और नई जिंदगी दी जाएगी। गाड़ी में बैठकर वह दूर निकलती है, लेकिन उसके दिल में शक गहराने लगता है। कहीं इस कहानी में कुछ और तो छुपा नहीं है। हन्ना बेंजामिन के जले हुए घर पर दोबारा जाती है, लेकिन यह देखकर चौंक जाती है कि घर बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। फिर वह मारी से मिलती है,
लेकिन मारी साफ कह देती है कि उसने स्कूल के दिनों के बाद से बेंजामिन को कभी नहीं देखा। इसके बाद हन्ना बेंजामिन के पारिवारिक डॉक्टर से मिलती है और सच्चाई उसके सामने आ जाती है। डॉक्टर बताता है कि बेंजामिन की मां को मानसिक बीमारी थी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और यह बीमारी विरासत में भी हो सकती है। सबसे बुरी बात यह थी कि जो दवा बेंजामिन खाता है उससे यह लक्षण और बढ़ सकते हैं। हन्ना उसकी दादी से मिलने पहुंचती है और उसकी शंका और गहरी हो जाती है। बेंजामिन ने मेज पर जो 3 गोलियों के खोखे रखे थे वे उसके दोस्तों की मौत का सबूत नहीं बल्कि पुराने सोवियत दौर के गोले थे। सच्चाई यह थी कि उसके साथी असल में कभी थे ही नहीं। वे सब बेंजामिन की मानसिक उपज थे, अलग अलग शख्सियतें जिनमें वह खुद को बांट चुका था। हर काम, हर हैक, हर घुसपैठ, सब उसने अकेले किया था। अब बेंजामिन की मानसिक हालत देखते हुए उसे गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल करना नामुमकिन था। हन्ना उसे अदालत में पेश करने की तैयारी करती है। गाड़ी में सवार करते वक्त बेंजामिन उससे माफी मांगता है कि उसने उसका कंप्यूटर हैक किया था। तभी हन्ना एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। वह बेंजामिन को आखिरी मौका देती है। अगर वह यूरोपोल के सर्वर में घुसकर अपनी पहचान मिटा सकता है तो वह आजाद हो सकता है। जाते जाते हन्ना उससे आखिरी सवाल पूछती है, असल चाल क्या है? बेंजामिन मुस्कुराकर जवाब देता है, लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। और फिर वह भीड़ में ऐसे गायब हो जाता है मानो कभी था ही नहीं। लेकिन हन्ना के चेहरे पर अब भी एक शक बाकी रह जाता है। आखिरी दृश्य में बेंजामिन एक जहाज के डेक पर खड़ा है, सामने फैला हुआ अंतहीन समुंदर। तभी पीछे से कदमों की आहट होती है। मारी, मैक्स और पूरी क्लेयर टोली उसके पास आ जाती है। असली सच्चाई खुल जाती है। मानसिक बीमारी की सारी कहानी, गोलियों के खोखे, अकेलेपन का भ्रम, यह सब बेंजामिन की एक शानदार चाल थी। उसने पूरे प्लान के साथ हन्ना को गुमराह किया ताकि यूरोपोल के सर्वर तक पहुंचकर अपनी पहचान मिटा सके। सबसे मजेदार बात यह थी कि उसे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। बस एक नकली टूटन, मारी का सही समय पर साथ देना और बाकी सब हन्ना के दिमाग ने खुद ही मान लिया। यही था उसका सबसे बड़ा खेल, अब तक का सबसे परफेक्ट सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक। आखिर में बेंजामिन ने साबित कर दिया कि सबसे खतरनाक हैकिंग कोड से नहीं बल्कि इंसानी दिमाग से होती है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।